नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों ही टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो इनमें से कौन सा आपका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। पहले आपको दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब भी क्या आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिसॉल्व किया जाता है। अब अगर ऐसा ही केस है तो महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम पहले आपका प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, जब बीजेपी और शिवसेना आपस में सहमति ना बनने के कारण सरकार नहीं बना पा रहे थे। अब इस वजह से यहां पर जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तो क्या आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी और फ्रेश इलेक्शन हुए थे। अब अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए, और अगर ये आंसर का पार्ट होना चाहिए तो आपकी सी ऑप्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। अब बिल्कुल ऐसा है। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई स्टेट में जब आपकी सरकार गिर जाती है तो क्या होता है, वहां पर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी तो रिजाइन करना पड़ता है ना, वो वहां पर बने थोड़ी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये आपके आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब आंसर का पार्ट नहीं होगा तो आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और डी भी, तो आपका बी ऑप्शन सही बन जाता है। अब यहां पर हमें यह समझ में आता है कि यूपीएससी में कई बार आपको ऐसी सिचुएशन भी मिलती है जहां पर सिर्फ एक या दो स्टेटमेंट पढ़ने से भी आपका आंसर सॉल्व हो सकता है। अब कैसे, अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट ही पढ़ी होती पहले सिर्फ, तो कहीं ना कहीं आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। मतलब आपको यह चीज जाननी जरूरी थी बी ऑप्शन, बाकी आपको सब कुछ एलिमिनेट हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो यह चीज गलत है। अब यहां पर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके प्रेसिडेंट रूल है, इसको हम दो और नाम से भी जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये आपके दो आर्टिकल के अंडर मेंशन है, आर्टिकल 356 और 365। अब आपको मुझे यह बताना है कि इन दोनों आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान मेंशन है। देखिए, आपके जवाब बहुत आ रहे हैं, बट फिर भी आप उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इससे आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होगी। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कीजिए। तो यहां पर आपके एसआर बोमाई केस को आपको याद रखना है कि जो डील करता है आपके प्रेसिडेंट रूल से। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आर्टिकल 356 के बारे में कुछ चीजें, और यहां पे पूछा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सी पावर होगी। असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अरे भैया, स्टेट असेंबली तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, वो तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इस स्टेटमेंट को थोड़े टाइम के लिए हम साइड में रखते हैं, शायद ये स्टेटमेंट आपकी सही हो, बट बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। अरे भैया, एक चीज बताइए, ये नेशनल इमरजेंसी है कि स्टेट इमरजेंसी है। अब अगर स्टेट इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 के ऊपर तो कोई असर होगा ही नहीं, तो यानी आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू स्टेट। अब एक चीज बताइए मुझे कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की तरह काम कर सकता है क्या। अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास सभी तरह की पावर आ जाए कि वो लॉ भी बनाने लग जाए। देखिए, ऑर्डिनेंस तो पास कर सकता है, बट लॉ बनाने लग जाए स्टेट के लिए, तो ये हाइपोथेटिकली काफी बड़ी डिमांड हो गई प्रेसिडेंट से। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, और यहां पे आपके पास ऑप्शन बचता है कि लेजिस्लेचर जो आपकी है स्टेट की, उसकी सभी तरह की पावर आपके पार्लियामेंट के पास चला जाता है। वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा ये कि जो आपके स्टेट के बिल्स होते हैं या बजट होते हैं वो पार्लियामेंट पास करती है जब भी आपका कभी किसी एरिया में प्रेसिडेंट रूल लगा हो। अब जब भी आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 2 मंथ के अंदर आपको इसे पास करवाना होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर आप पैसा निकलवा रहे हैं तो आपको किसकी ऑथराइजेशन की जरूरत है। अगर आपको पता हो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
इसके ऊपर आपका पार्लियामेंट एक एज अ बॉस की तरह काम करता है। मतलब इसमें से अगर पैसा निकलवाना हो आपको तो आपको पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो आप इस चीज का आंसर बहुत इजीली दे सकते थे, क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है प्रेसिडेंट, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि ये कंटीजेंसी फंड नहीं है। पार्लियामेंट, जो कि इसका सही आंसर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एक्शन से क्या ये चलता है? नहीं, तो ये भी गलत है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर बनता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे पूछा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स लेती है, कोई रिसिप्ट लेती है, तो वो कहां पर आपका क्रेडिट होता है पैसा, मतलब कहां जाता है वो पैसा? पहला ऑप्शन है आपके पास कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिपॉजिट एंड एडवांस फंड। अब देखिए यहां पे आपके पास कंटीजेंसी फंड आया, बट क्या कंटीजेंसी फंड आपका पार्लियामेंट के अंडर आता है? अगर नहीं आता तो आप एक बात बताइए, सरकार का सारा पैसा अगर हम कंटीजेंसी फंड में डाल देंगे तो इसे हैंडल कौन करेगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं कि प्रेसिडेंट इस फंड को हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि इस फंड में आपका सारा पैसा नहीं जा सकता। उसके बाद अगर बात की जाए पब्लिक अकाउंट की, तो मोर और लेस यहां पर आपके जैसे जितने भी पेंशन अकाउंट्स वगैरह होते हैं, पीपीएफ अकाउंट, वो होते हैं। तो यहां पर भी आप इस तरह के पैसे को नहीं डालते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन से कहीं ना कहीं आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही सिर्फ आपका पैसा निकलने लग जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि मुझे अगर पार्लियामेंट से परमिशन लेनी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से बी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। और बात की जाए डिपॉजिट एंड एडवांस फंड की, तो यहां पर यह ऑप्शन भी गलत है। आपका आंसर बनता है सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब यहां पर पहली आपके पास ऑप्शन है जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है आपके इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, ताकि स्टेट अथॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एक चीज बताइए मुझे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए? कहीं ना कहीं ये तो एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है ना, जहां पर गवर्नमेंट की आपकी पावर को आप लिमिट करते हैं। तो इस वजह से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आपका ये और ये ऑप्शन तो चलेगी, आप 50-50 पे पहुंच चुके हैं। यहां पर अगली स्टेटमेंट है, इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब ये तो बिल्कुल सही है ना। लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 4 बाउंड्री के अंदर काम करती हो। अब यहां पे इसका आंसर तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बनता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, यहां पे आपकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड वन कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट। अब यहां पे अगर आपको मालूम हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मिलता है, मतलब सभी को रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मिलता है आपके पार्लियामेंट में। जो जितनी सीट जीता है उसको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्रक्स ही यही है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा पर्टिकुलरली आपके लोकसभा को और इन जनरल आपके पार्लियामेंट को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब तक रिस्पॉन्सिबल ना हो आपके पार्लियामेंट को, तो आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह ही नहीं सकते। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ऑल्दो अगर बात की जाए गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं लोग ही, लेकिन यहां पर उन्हें रिमूव करने की पावर नहीं है लोगों के पास। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, या जब आपकी सरकार फिक्स टर्म के बाद खत्म हो जाती है तब। अब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, बट यहां पर कंफ्यूजन जैसी कोई बात थी नहीं। देखिए जो आपकी पार्लियामेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चूज करने में कोई रोल नहीं प्ले करता। गवर्नमेंट आपके लोग ही चूज करते हैं, वेयरएज पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कुछ डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जहां पर आपके लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। अब ये आपके आर्टिकल 14 के अंडर भी मेंशन है इनडायरेक्टली, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हम लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया का जो
पार्लियामेंट्री मॉडल है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश मॉडल से कैसे अलग है। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है आपकी वो सुप्रीम है और सॉवरन है, लेकिन इंडिया के केस में ये जो आपकी पावर है ये लिमिटेड है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जो आपका पार्लियामेंट है वो हर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, तो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो इसकी अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड ही है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अब इंडिया में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, जिसके बाद आपका ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन, जहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब बात की जाए इंडिया की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, या आप कह सकते हैं पार्लियामेंट की, तो इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। उसके अलावा अगर बात की जाए यूके की या आपके ब्रिटिश की, तो वहां पर मोनार्कियल सिस्टम है, यानी हेड ऑफ द स्टेट किंग है या क्वीन है और वो हेरिडिटरी है। उसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वेयर एज अगर हम बात करें ब्रिटिश में, तो ब्रिटेन में आपके पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपका ब्रिटेन में जो पीएम है वो सिर्फ लोअर हाउस से हो सकता है, बट इंडिया में वो दोनों में से किसी हाउस से भी हो सकता है, अपर और लोअर। जो आपका ब्रिटेन है वहां पर जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसको मेंबर होना चाहिए आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब लोकसभा का, वहां की लोकसभा का। वेयर एज अगर इंडिया में बात करें तो 6 महीने तक अगर कोई इंसान मेंबर नहीं भी है, यानी एमपी नहीं भी है, तब भी वो बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, बशर्ते बाद में वो इलेक्ट हो जाए। अब देखिए, जो आपके ब्रिटेन में लॉ वगैरह लेके आते हैं मिनिस्टर, तो उसके लिए वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इंडिया में ऐसा केस देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।